हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनू कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपको आपके सबके यूट्यूब चैनल मार्क्स मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो आज के इस सेशन में फंक्शन का लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं और आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी फंक्शन के ग्राफ अगर दिया हो आपको तो कैसे जज करेंगे कि एक्चुअली वो फंक्शन है या फिर नहीं है। ओके, चलो तो शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर 1 में मैंने जो करा दिया था आगे, ठीक है, उसको आप लोग पहले देख लीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास डायरेक्ट पहुंच सके। ठीक है, चलो तो यहाँ पे देखते हैं क्या कि कुछ पॉइंट्स मैंने लिखा है, उसको पहले मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि F इज ए कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो देख कर ही इसको देखिएगा तभी समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, तो लेक्चर नंबर 1 आप लोग जरूर देखिएगा पहले। तो यहाँ पे क्या कहता है कि F इज ए कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। जो अपना फंक्शन होता है ना, वो किसको कलेक्शन करता है? यहाँ देखिएगा कि किसको कलेक्शन करता है? वो एक ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन करता है। तो कलेक्शन तो जानते हैं कि भाई क्या करना है, कलेक्ट कर लेना, उसे हम कलेक्शन बोल सकते हैं। बट यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर है, तो आप लोग को लग रहा होगा कि सर ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं। तो देखिए कि ए कॉमा बी में लिखूं तो ये क्या है? एक ऑर्डर्ड पेयर है। अगर सी कॉमा डी लिखूं तो ये क्या है? एक ऑर्डर्ड पेयर है। ओके, चलो तो आज के बाद आपको याद रखना कि फंक्शन जो होते हैं वो कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। चलो अब सेकंड पॉइंट देखते हैं कि F इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। A क्रॉस B। अब F तो जान रहे हैं ये क्या है? फंक्शन है। ये क्या है भाई? फंक्शन है ना। अब यहाँ पे A क्रॉस B, तो A क्रॉस B क्या है? तो अगर कोई सेट A है और अगर कोई सेट B है तो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट यही तो है। यहाँ पे ये क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट है ऑफ सेट A एंड सेट B का। क्या ये A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड सेट B है। ओके, तो कहता है कि F जो होगा वो हमेशा क्या होगा? सबसेट होगा। सबसेट करने का मतलब मेरे भाई क्या है कि जैसे कि आप ये देखो कि मैं कह दूं 1 2 3 4 5, ठीक है, ये क्या है? एक सेट है। तो मैं बोलूंगा 4 जो है वो किसका सबसेट है? इसका सबसेट, मतलब इसमें शामिल होना चाहिए। तो F क्या होता है? इसमें शामिल होता है। ठीक है, अगर डायरेक्ट बात करूं कि A क्रॉस B, तो A क्रॉस B जो होता है एक रिलेशन होता है। एक क्या होते हैं? रिलेशन होते हैं। तो हर एक फंक्शन रिलेशन हो सकता है। एवरी फंक्शन क्या हो जाएगा? रिलेशन होगा, बट एवरी रिलेशन हमेशा फंक्शन नहीं होगा। इस बात को आप याद रखिएगा। चलो तो अगला पॉइंट की तरफ हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई ये, ठीक है, इस पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा कि अगर A कॉमा B बिलोंग कर रहा है कोई फंक्शन F से एंड A कॉमा C बिलोंग कर रहा है वही फंक्शन F से, तब A इक्वल टू B हो जाएगा। तो कैसे होगा इस बात को जरा देखते हैं। ठीक है, तो इसे तो आप नोट कर लोगे। देखो मैं जब भी लेक्चर देखोगे ना तो आप लोग बस खाली आप लोग को वीडियो नहीं देखना है, बस आप लोग कॉपी पेन उठाओ और उसके बाद नोट्स लिखो भाई। ठीक है, अगर मैं इसे पीडीएफ भी दे रहा हूँ तो वो बस मोबाइल में नहीं रह जाएगा। आप लोग वीडियो पकड़ देखते हुए ना तो क्या हो जाएगा, बस वो मोबाइल में रहेगा, आपके माइंड में नहीं आएगा। तो लेक्चर के साथ साथ आप नोट भी करते चलिए। ठीक है, अब कुछ प्रॉब्लम होता है तो कमेंट कीजिए, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। चलो तो यहाँ से देखते हैं क्या कि अगर कर रहा है कि A कॉमा B कोई फंक्शन F से बिलोंग कर रहा है, तो ऐसा मैं मान लेता हूँ P और Q, और इसमें एलिमेंट क्या है? A, और इसमें एलिमेंट B लिए हैं, और इसमें X और Y दो सेट लिए हैं। इसमें एलिमेंट A है और इसमें एलिमेंट C है। ओके, तो हमें कह दूं यहाँ पे कि A का इमेज कौन है? B है। यहाँ पे A का इमेज कौन है? C है।
तो बोलोगे सर इसमें ए और ए ही क्यों ली, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है एफ से और ए कॉमा सी बिलोंग कर रहा है एफ से, इसीलिए मैं यहाँ पे ए और बी लिया हूँ और यहाँ पे ए और सी लिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा क्या कि ए पे, तो अगर देखिए यहाँ पे आप लोग का एक्स रहता था, यहाँ पे एफ और यहाँ पे वाई, तो हम लोग क्या कहते थे कि एफ एक्स जो है वो वाई के बराबर हो गया, कहते थे ना कि एफ एक्स जो है किसके बराबर हो गया, वाई के बराबर हो गया। तो उसी प्रकार से आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि एफ ए जो होगा वो किसका बराबर हो जाएगा, बी के बराबर हो जाएगा। बोलो सही है। और उसी प्रकार से यहाँ भी हम बोलेंगे कि एफ ए जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, सी के बराबर हो जाएगा। कि एक में अगर ए डाले हम तो क्या मिलेगा हमको, सी मिल जाएगा। इसमें क्या है कि एक में अगर ए डाले हम तो क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा। ओके, तो यहां से आप लोग देख सकते हो भाई कि एफ ए बराबर क्या है, एफ ए, और यहाँ पे भी क्या है, एफ ए। तो दो चीज है, यहाँ पे एफ ए क्या होगा, बराबर दिया हुआ दिख रहा है आपको बराबर है, इसका मतलब क्या होगा कि बी इक्वल टू सी होगा, बी इक्वल टू क्या होगा, सी होगा, है ना। हाँ, तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि एफ ए कॉमा बी अगर बिलोंग कर रहा है फंक्शन से और ए कॉमा सी बिलोंग कर रहा है सेम फंक्शन से, सेम फंक्शन से, तब ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं। अब इसे मैं बिठाता हूं। भाई आप लोग को ना यहाँ पे चैनल पे फंक्शन का जितने टॉपिक आएंगे सब बेसिक टू एडवांस रहेगा भाई। ठीक है, बेसिक टू एडवांस आप लोग 12th वाले बच्चे भी देख सकते हो और आईटी जी के लिए भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। और बहुत ही बेसिक से लेकर मैं आपको बहुत ऊपर उठा दूंगा। ठीक है, बट आप मेरे साथ बने रहो। चलो यहाँ पे देखते हो क्या कहता है नेक्स्ट पार्ट में कि if y is equal to fx then x and y are variables। क्या कहता है देखो कि if y equal to fx, ये क्या हो गया, कोई फंक्शन है कि if y is equal to fx क्या कोई फंक्शन है, then x and y are variables, then x and y क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा। ठीक है, एंड x इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ना कि x को क्या बोलेंगे हम लोग, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे, एंड y इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। असल में अब देखो तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल मैं तो यहाँ पर लिख दिया हूँ और आप लोग भी देख लिए, लेकिन आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। तो चलिए सीखते हैं इसको हम कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसे हम बोलते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल किसे बोलते हैं। तो सबसे पहली बात मेरे भाई यहाँ पे देखो कि अगर मैं इसे हिंदी लिखूं तो बोलेंगे क्या कि यदि y इज इक्वल टू fx, यदि y इज इक्वल टू fx एक फंक्शन है तब x और y आर वेरिएबल, जिसे हिंदी में हम लोग चर बोलते हैं, एंड x इज कॉल्ड, अगर x को क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे, एंड y इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो वो नाम से यहाँ सुन रहे हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्या इंडिपेंडेंट माने वो स्वतंत्र रहेगा, वो कैसा रहेगा, स्वतंत्र चर रहेगा, मतलब वो किसी पर आश्रित नहीं रहेगा। जैसे कि अभी मान लेते हैं कि अभी कोई बच्चा है तो वो स्कूल जा रहा है तो फीस देता क्या, वो खुद देता है फीस, क्या नहीं ना, वो फीस कौन देते हैं, तो उसके पापा मम्मी देते हैं। ठीक है, तो वो बच्चा क्या हुआ कि पापा मम्मी पर डिपेंडेंट है, वो बच्चा क्या हुआ कि मम्मी पापा पर डिपेंडेंट है ना, कि जब तक बच्चे को पापा मम्मी फीस नहीं देंगे स्कूल के लिए तो वो स्कूल जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो वो डिपेंडेंट है। और अभी इससे कि मैं देखो कि मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं पढ़ा रहा हूँ और ऑफलाइन कोचिंग भी मेरा है, तो वहां चल रहा है, मैं खुद का पैसा कमा रहा हूँ, खुद का खर्च कर रहा हूँ खुद पर, तो मैं क्या होगा, इंडिपेंडेंट हूँ कि नहीं, मुझे किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, मुझे खुद आता है, तो ये क्या हो गया कि मैं डिपेंडेंट हूँ। ठीक है, और इंडिपेंडेंट कौन है, जो किसी और पे आश्रित है। तो सीधी सी बात यहाँ पे देखिएगा कि अगर y इक्वल टू एफ एक्स है
ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो आप बताओ कि y कैसे आया है, ठीक है, y कैसे आया है, जब x हम f में डाल रहे हैं तब क्या मिल रहा है हमें, y मिल रहा है। कल मैं बताया था ना, और इसके सॉरी मतलब इसके पिछले वीडियो में क्या बताया था ना कि भाई देखो जब हम x को डालेंगे f में तो क्या निकलेगा हमको, एक x निकलेगा, और इसी को तो y बोलते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, y बोलते हैं। तो आप लोग यहाँ से साफ साफ देख सकते हैं कि जब f नाम का चीज x नाम का चीज अगर f मशीन में गया तब वो क्या मिलेगा, y मिलेगा। तब बताओ कि x को किसी की जरूरत है क्या, नहीं ना, वो तो खुद उसमें गया तब y मिल रहा है, x डालने के बाद y मिल रहा है, x डालने के बाद y मिल रहा है, इसका मतलब कि y x पर डिपेंडेंट हो गया, समझ में है ना, और x क्या हो गया, इंडिपेंडेंट है भाई, x को कुछ दिक्कत ही नहीं है किसी को, है ना। तो x के देखो x जब डालेंगे हम f में तभी हमारे पास क्या मिलेगा, y मिलेगा। इसका मतलब कि जो x है वो क्या हो गया, अब बताओ यहाँ पे कि x क्या है, इंडिपेंडेंट, है ना, और ये क्या है, डिपेंडेंट। अब देखो कि इंडिपेंडेंट कोई बंदा है, जैसे कि मैं भी इंडिपेंडेंट हूं, तो कोई मुझे नहीं पूछेगा कि भाई तू कैसे इंडिपेंडेंट है, उतना नहीं चलेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन जो कोई बंदा अगर डिपेंडेंट है तो उससे जरूर कोई पूछ सकता है कि भाई तुम किस पे डिपेंड हो, हो सकता है ना कि तुम किस पे आश्रित हो, तुम्हारा खर्चा कहाँ से चलता है, ठीक है। तो वो बोलेगा ना कि भाई मैं तो अपने मम्मी पापा पे आश्रित हूँ, है ना, मम्मी पापा जब देते हैं पैसे तभी मैं कुछ करता हूँ, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं भाई से पूछूं कि भाई तू डिपेंडेंट है, ओके, तो किस पे डिपेंडेंट है ये बताओ। अगर भाई पूछ रहा है, भाई से हम पूछ रहे हैं कि भाई तू भाई डिपेंडेंट है तो किस पे डिपेंडेंट हो, तो बोलेगा कि भाई हम तो एक्स पे डिपेंडेंट है ना। तो अगर कोई पूछे कि एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स में इंडिपेंडेंट कौन है, तो एक्स, डिपेंडेंट कौन है, तो वाई, किस पे डिपेंडेंट है, तो एक्स पे, दैट्स क्लियर। अब देखो जरा क्या, अब देखो कि अगर मैं कह दूं कि एफ ना रह करके, एफ नंबर ना रह करके हम बोलेंगे कि एक्स इज इक्वल टू जी वाई, ओके, ध्यान से देखना बहुत मजा आएगा। एक्स इज इक्वल टू क्या, जी वाई। अब बताओ कि यहाँ पे फंक्शन कौन है, फंक्शन कौन हो गया, जी हो गया, फंक्शन कौन हो गया, जी हो गया। अब इसमें लग रहा है कि एक्स ऐसा है तो एक्स तो भाई इंडिपेंडेंट होगा और वाई क्या होगा, डिपेंडेंट होगा, बट नहीं, ठीक है, ये नहीं। देखो यहाँ पे कि जब जी में मैं वाई डाल रहा हूं तो सॉरी हाँ जी में देखो क्या डाल रहे हैं, बाई को कहाँ डाल रहे हैं, बाई को जी में डाल रहे हैं, तो जी हमें क्या दे रहा है, एक्स दे रहा है ना। कि बाई को जी में डालें तो हमें क्या मिल रहा है, एक्स मिल रहा है। तो यहाँ पे आप क्या मिलोगे कि एक्स कैसे ही मिला, बाई को जी में जाने पर, इसका मतलब कि ये एक्स तो भाई ऊपर डिपेंडेंट हो गया बाई पे। तो आप हमको ये कहोगे कि सर ये तो भाई अब तो डिपेंडेंट हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा, डिपेंडेंट, एंड यहाँ पे जो वाई होगा वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, है ना। तो आप लोग डायरेक्ट एक्स और वाई देख करके डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कभी मत बोलिएगा, आप फंक्शन को पहले देख लीजिएगा कि भाई फंक्शन क्या है, उसके बाद डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट बोलना है। एक बार मैं फिर से नहीं करता हूँ, चल देखो कोई फंक्शन यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या, एफ एक्स, तो x को जब हम y में डाल रहे हैं तो अपने पास सॉरी x को जब हम f में डाल रहे हैं तो अपने पास y मिल रहा है, इसका मतलब y x पर डिपेंडेंट हो गया और x क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि कोई फंक्शन जी वाई है, फंक्शन क्या है, x इज इक्वल टू जी वाई, और देख रहे हैं कि y को जी में डाले तो क्या मिल गया, x मिल गया, तो x को बोलेंगे डिपेंडेंट और y को क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट। और अगर x को बोले कि तुम किस पे डिपेंड हो, तो y पे। अगर यहाँ पे मैं बोलूं कि भाई तुम किस पे डिपेंड हो, तो वो बोलेगा x पे डिपेंड है। क्लियर हो गया ये पॉइंट को, मेरे ख्याल से आप लोग को क्लियर जरूर हो गया होगा, और क्लियर हुआ होगा ना,
देखो भाई छोटी सी बात है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन अगर कोई पूछ दे ना तो अच्छे अच्छे को हालत खराब हो जाएगी कि क्या है कैसे है। तो आप लोग को पूरा लॉजिक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ पे मैं पॉइंट को बारे में डिस्कस करता हूँ। भाई बेसिक से एडवांस बना दूंगा मैं आप लोगों की, ठीक है, बस वीडियो देखते जाओ क्या कहता है। और देखो भाई जिसको ऑफलाइन क्लास लेना है वो डिस्क्रिप्शन में जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से कांटेक्ट हमें कर सकता है। ओके चलो, चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट को जरा समझ लेते हैं ना। तो कहता है क्या कि इफ, या देखना, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स हैविंग m and n elements respectively, then total number of functions from a to b is n is to power m, n is to power क्या m। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर कोई दो सेटों a और b और आपको पूछ दे कि कोई फंक्शन है a से b में, तो वो a से b में नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे, नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे, कब, जब a में m एलिमेंट है और a में n एलिमेंट है। देखो a में कितना एलिमेंट है, n एलिमेंट है, और b में कितना एलिमेंट है, n एलिमेंट है। देखो एलिमेंट करने का मतलब ये नहीं हुआ भाई यहाँ पे, ठीक है, कि m है जो a का एलिमेंट है, नहीं, m जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a बता रहा है। ओके चलो यहाँ पे समझते हैं पहले, तो समझ में आएगा आप लोगों को कि अगर मैं कह दूं कि यहाँ पे सेट a है, सेट a है और यहाँ पे सेट b है और इसमें a b और 2 3, ओके, और यहाँ से एक फंक्शन क्या है, a से b में एक फंक्शन a है। ओके देखो कह रहे हैं यहाँ पे क्या कि सेट a में दो एलिमेंट a और b है, सेट b में 3 एलिमेंट 1 2 3 है। तो आप लोगों को मैं पूछूंगा कि भाई ये बता दो कि a से b में एक फंक्शन है, जो कितना फंक्शन बनेगा उसमें, a से b में नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होंगे, नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होंगे, a से b में कितना फंक्शन होगा, कितना फंक्शन बनेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐसा, चलो इसको एग्जाम्पल लिख लूंगा भाई, ठीक है, कि यहाँ पे क्या हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, और इसे मैं m मानता हूं, ठीक है, फिर कितना बोलोगे आप, 2 बोलोगे। अगर मैं यहाँ लिखूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, जिसे मैं n मानता हूं, तो ये कितना बोलोगे आप, 3 बोलोगे। तो अभी मैं पूछ दूंगा आप लोगों से कि भाई ये बता दो कि नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सेट ए टू सेट बी, तो कितना होगा। तो आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे सर हम फॉर्मूला जानते हैं कि ए से बी में जो फंक्शन बनते हैं उसका नंबर n टू पावर m होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि n कौन है, 3 है, और m कौन है, 2 है, तो क्या बोलोगे आप लोग, 9 हो गया। ठीक है, छोटी सी चीज है, बहुत बहुत ही अच्छा चीज है, बहुत जगह मिलेगा भी नहीं भाई, ठीक है। तो यह क्या है कि नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी अगर हमसे पूछे तो हम लोग क्या बताएंगे कि भाई n टू पावर m होता है, जहां पे m क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a, एंड n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b। ठीक है, तो अगर उसका नंबर खुद से खोजेगा तो क्या बोलेगा हम लोग, n टू पावर m होता है, और वो क्या 3 का स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा। अब इसे और यहाँ समझते हैं, ठीक है, चलो इसको मैं जाता हूँ, इस पॉइंट को तो मैं समझ चुका हूँ।
जो इस चीज को याद कैसे आप रखोगे आप लोग, ठीक है, कि n इज टू पावर m होता है, कैसे याद रखोगे। तो मैं पूछूंगा कि आपको फंक्शन बताना है किसमें से, a से b में, नंबर ऑफ फंक्शन बताने हैं कितने, a से b में। तो आप लोग क्या करोगे कि पहले कौन रहेगा एलिमेंट, पहले कौन है किसका नंबर, तो b का नंबर रखना है। तो b का नंबर कितना है, n है, तो n को हम नीचे रखेंगे। और फिर देखो यहाँ पे बाद में कौन है, a बचा, तो a बचा तो a को कहाँ कर देंगे, ऊपर कर देंगे, a की पावर। अगर हमको खोजे कि b से a में कोई फंक्शन बन रहा है तो उसके नंबर कितना होगा, उसका नंबर कितना बनेगा। तो आप लोग कहोगे कि अच्छा बाद में कौन आया, a आया, तो a का एलिमेंट क्या रहेगा, नीचे में रहेगा, मतलब कि n और b कहाँ आएगा, तो ऊपर में यानी कि n। क्लियर हुआ। चलो अगर मैं यहाँ पे घुमाकर थोड़ा सा पूछता हूँ आप लोगों से कि भाई मुझे ये बताओ कि देखो ए कोई सेट ए है कोई सेट बी है, तो हमको बताना है आप लोगों को, क्या बताओगे आप लोग कि नंबर ऑफ फंक्शन, देखो नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, नहीं बी टू सेट ए, बी टू सेट ए बताना है आप लोग को। क्या बताना है कि बी से ए में कितने फंक्शन बनेंगे वो बताना है आप लोग को। तो बताओ पहले आप लोग कि पहले कौन आया, पहले बाद में कौन आया है, ए आया ना, तो ए का एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट रखेंगे हम लोग। तो ए का नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, एन, यानी क्या चला गया यहाँ पे एन, वो फिर बचा क्या, ए का, सॉरी बी का बचा ना, तो बी का कहाँ चला जाएगा, ऊपर में। और एन जानते हो आप लोग क्या है, 2 है, और एन क्या है, 3 है, यानी कितना आ गया 8, कितना आ गया 8। तो यहां से एक चीज हम लोग और समझते हैं क्या, कि अगर ए से बी में नंबर ऑफ फंक्शन क्या थे, 9 थे, तो क्या बी से ए में जो फंक्शन होंगे क्या वो भी 9 होगा, तो बोलेंगे बिल्कुल नहीं। क्या होगा, नहीं। हाँ ये कह सकते हैं कि बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन हमेशा बराबर नहीं होगा। जैसे आप लोग यही में देख रहे हो कि ए से बी में जब फंक्शन निकाला मैंने, नंबर ऑफ फंक्शन, तो कितने हुए, 9 होंगे। अगर बी से ए में फंक्शन मैंने निकाला तो क्या हो गया, 8 हो गया। तो क्या इक्वल है क्या 8 और 9, तो बोलोगे सर बिल्कुल नहीं, ये तो होगा ही नहीं ना। चलो ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब ध्यान में आप लोगों को ये रखना है कि ए से बी में जो नंबर ऑफ फंक्शन होंगे वो बी से ए में नंबर ऑफ फंक्शन के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेट्स क्लियर। चलो अब इस पॉइंट को से अब नेक्स्ट पॉइंट वाला समझते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट को, देखो भाई ये क्वेश्चन ना 12th में बहुत बार बोर्ड में आ चुका है, ठीक है, 1 नंबर में। तो याद रखना नंबर ऑफ फंक्शन, जब मैं रिलेशन बताऊंगा तो रिलेशन में भी क्या आता है, नंबर ऑफ रिलेशन, ठीक है। चलो तो उसमें भी हम लोग जानेंगे, फिलहाल फंक्शन पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करना देखो नेक्स्ट पॉइंट में कि इफ ए एंड बी बोथ आर सबसेट ऑफ आर, सबसेट ऑफ आर, इस आर का कहने का मतलब क्या हुआ कि रियल नंबर, इस आर को कहने का मतलब क्या हुआ, रियल नंबर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या था कि इफ ए एंड बी बोथ आर सबसेट ऑफ आर देन एफ इज कॉल्ड ए वैल्यूड फंक्शन, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, रियल वैल्यू, ठीक है, रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन, कि अगर ए और बी बोथ आर सबसेट ऑफ आर, मतलब रियल नंबर से, रियल नंबर का सबसेट है कौन, सेट ए एंड सेट बी, तब जो फंक्शन है उसे हम क्या बोलेंगे कि रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। और अपने इस क्लास में 12th क्लास केमिस्ट्री में अभी हम लोग को क्या पढ़ना होता है, रियल वैल्यूड फंक्शन ही पढ़ना होता है। ओके, क्या पढ़ना होता है भाई, रियल वैल्यूड फंक्शन ही, हम लोग पूरे चैप्टर को रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं पढ़ेंगे लोग। अब एक चीज और यहाँ से आप लोग के माइंड में शायद उठ रहा होगा या फिर नहीं उठ रहा हो तो अब उठेगा कि अगर मैं बोलूं कि से अभी अभी क्या मैं बोल रहा हूं कि सेट ए और सेट बी सबसेट है किसका, रियल नंबर का, ओके। और अभी मैं बोलता हूं कि सेट ए और सेट बी सबसेट है नेचुरल नंबर का, ओके। ए और बी क्या है, सबसेट है नेचुरल नंबर का, तो क्या उसे मैं
रियल वैल्यू फंक्शन बोल सकता हूं या फिर नहीं बोल सकता हूं? बताओ, सोचो, ये क्वेश्चन आपके माइंड में उठा है कि नहीं? बताओ, ठीक है। तो अगर नहीं उठा है तो फिर आप बताओ। तो यहाँ पे आप बोलेंगे यस, ठीक है, बोल सकते हैं। तो अब आप लोग को मन में ये उठा होगा कि सर क्यों बोल सकते हैं, अब ये जरा बता दीजिए हमें। तो मैं बताता हूँ, देखो जरा कि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो किसका सबसेट होता है? देखो, अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि ए एंड बी सबसेट है किसका? नेचुरल नंबर का। तो आप जैसे कि कहने का मतलब कि ए बी कहां से आएगा? एन से आएगा, मतलब एन का नंबर ये ए बी में रहेगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं कि सबसेट ऑफ क्या? एन। तो मैं बोल दूंगा कि भाई ये एन कहां से आया है? एन कहां से आया है? तो रियल नंबर से ना। बताओ कि एन भी तो रियल नंबर से आया है। हम बोलेंगे ना कि ए एंड बी सबसेट है किसका? नेचुरल नंबर का। तो मैं बोलूंगा कि नेचुरल नंबर भी सबसेट है रियल नंबर का। तो आप डायरेक्ट बोलोगे कि सर फिर तो वही बात हो गई ना कि ए एंड बी सबसेट हो गया रियल नंबर का, क्या? तो अब हम बोल सकते हैं क्या? तो ए एंड बी तो फिर सबसेट होगा किसका? रियल नंबर का सबसेट हो गया ना। तो जब ए एंड बी सबसेट हो गया रियल नंबर का, तब तो फिर हम तो बोल सकते हैं ना कि कोई भी फंक्शन अगर ए से बी में रहा तो उसमें क्या बोलूंगा? रियल वैल्यू फंक्शन। या फिर बी से ए में रहेगा तो भी मैं उसे क्या बोलूंगा? रियल वैल्यू फंक्शन। अभी मैं बात कर लूं कि सेट ए एंड सेट बी सबसेट ऑफ इंटीजर, सबसेट ऑफ इंटीजर। तो क्या ए से बी में कोई फंक्शन लेंगे तो उसे मैं रियल वैल्यू फंक्शन बोल सकता हूं या फिर नहीं? तो आप तो अब तो बता सकते हो कि सर यस हम बोल सकते हैं। तो क्यों बोल सकते हैं कि ए और बी सबसेट है किसका? इंटीजर का। और इंटीजर सबसेट है किसका? रियल नंबर का। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से कि ए एंड बी सबसेट हो गया किसका? रियल नंबर का। और जब फिर से ए एंड बी सबसेट हो गया रियल नंबर से, रियल नंबर का, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? रियल वैल्यू फंक्शन बोलेंगे। सिंपल सी बात है कि ए से बी में अगर हमको फंक्शन देखना है रियल वैल्यू फंक्शन है या नहीं है, तो आप ये ढूंढो कि सेट ए का जो एलिमेंट है और सेट बी का जो एलिमेंट है क्या वो रियल नंबर से बिलोंग करता है या नहीं करता है। अगर रियल नंबर से बिलोंग करेगा तो बोलेंगे रियल वैल्यू फंक्शन है। ओके, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो भाई देखो, अब वीडियो लंबा हो जाएगा ना, इसीलिए मैं इस लेक्चर में आप लोग को वो नहीं बताऊंगा जो मैं बता रहा हूँ। बात है इसमें क्या कि ग्राफिकल टेस्ट है ना, कि कैसे हम किसी को ग्राफ से जज कर सकते हैं कि वो फंक्शन होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ यहाँ पे क्या कि जैसे देखो यहाँ पे एक, देखो अगर मैं बोलूं तो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। और आप ये कर सकते हो कि ये तो भाई किसका इक्वेशन है? सर्किल का। ये सर्किल का जो इक्वेशन है, तो क्या मैं इस इक्वेशन को फंक्शन बोल सकता हूं या फिर नहीं बोल सकता हूं? ठीक है, अगर आपको ये सामने मिले कि y इक्वल टू मॉड एफ एक्स है, क्या मॉड एफ एक्स, तो क्या इस y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स को मैं फंक्शन बोल सकता हूं या फिर नहीं बोल सकता हूं? या फिर कुछ ऐसा मिले आप लोग को, एक ये क्या है? पाराबोला। तो पाराबोला का इक्वेशन दे और बोलेगा कि क्या ये फंक्शन होगा या फिर नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे बात कर लूं तो ये क्या है? देखो तो लॉगरिथमिक हो गया, लॉग अगर आप हो गया ये, तो लॉग अगर आप हो गया तो यहाँ पे मैं बोलूं कि क्या ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा। अगर मैं इसको बोलूं कि y इक्वल टू e पावर x है, एक्सपोनेंशियल है, तो क्या ये फंक्शन होगा या फिर नहीं होगा। अगर मैं बोलूं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ट्रिग्नोमेट्रिक का, तो ये देखो साइन का मैं मानता हूं इसे, तो साइन, ये साइन जो y इक्वल टू साइन x होता है वो क्या फंक्शन होते हैं या फिर नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये सब अगर मैं आप लोग लेक्चर में देख लेते हो तो आप सेकेंड में भी नहीं लगेगा भाई, देखते के साथ बोलोगे ना सर ये फंक्शन होगा या फिर फंक्शन नहीं, ठीक है।
देखते के साथ बोलोगे भाई, ठीक है, मेरा विश्वास कर लो। तो बस करना कुछ नहीं आप लोग को, बस भाई वीडियो आप पूरा देख लेना इसको, ठीक है। ये सब आएंगे लेक्चर नंबर 3 में, जो कि बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या किए लेक्चर 2 में, तो समझो कि अभी मेन रूप से फंक्शन में तो हम लोग इंटर किए नहीं, फंक्शन को इंटर किए नहीं। जैसे वो किसी को घर बनाना होता है भाई, किसी को घर बनाना होता है तो पहले क्या करते हैं, उसका बेस मजबूत करते हैं, है ना, कि बेस मजबूत रहेगा तो घर ऊपर से गिरेगा नहीं। अगर आप बेस मजबूत रखोगे ही नहीं तो भाई घर तो गिर जाएगा ना, ठीक है। तो अभी आप लोग बेस है, देखो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ये सब क्या है, छोटी चीज है, बट बहुत से लोग नहीं जानते हैं, ठीक है। तो भाई छोटी से छोटी चीज देखो, पहले ये थंबनेल पे आप लिखा होगा कि बेसिक टू एडवांस, तो पूरा बेसिक से लेकर जाऊंगा पूरा एडवांस तक आप लोगों को उठाऊंगा, ठीक है। पूरा जेई में सब लोगों को देना है, एडवांस देना है, जो भी देना, जितने भी इंजीनियरिंग ट्रेंड्स है, मेरिट हो गया या फिर एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है। तो जितने भी हैं सबके सब बिहार इंजीनियरिंग, WBJE, NDA, सब कुछ के लिए यहाँ पे भाई मिल जाएगा अवेलेबल वीडियो, ओके ना। तो ये सभी को ग्राफ का डिस्कस करेंगे। और देखो ये तो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग ये पता होगा कि ये फंक्शन हुआ कि नहीं होगा बाय ग्राफिकली, ओके। और जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो एक आएगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, जहां पे मैं ग्राफ डिस्कस करूंगा, बहुत सारे फंक्शन आएंगे, वहां पे ग्राफ डिस्कस करूंगा, फिर उसका डोमेन रेंज निकालेंगे ग्राफ के थ्रू से भी और मैथमेटिकल थ्रू भी, ठीक है। तो डोमेन रेंज काफी बड़ा है, जितना वीडियो देखते हो यूट्यूब पर, छोटा सा डोमेन, एक वीडियो में डोमेन रेंज खत्म, या 10 मिनट में डोमेन खत्म, 20 मिनट में रेंज खत्म, भाई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। डोमेन रेंज होता है ना, वो फंक्शन में समझो कि एक काफी अच्छा है, मतलब फंक्शन का ना रीढ़ की हड्डी है डोमेन रेंज। और जब भी आईटी क्वेश्चन करता है ना तो डोमेन रेंज से ही क्वेश्चन आता है, देख लेना भाई, देख लेना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ओके। चलो, तो डोमेन रेंज अच्छे से डिस्कस करूंगा और अच्छे से आपको क्वेश्चन ऐसे करवाऊंगा, टफ भी, नॉर्मल भी, मॉडरेट भी, ठीक है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई, ठीक है। तभी तो जैसे ही वीडियो डालूंगा आप लोग को, आप लोगों के लिए डायरेक्ट नोटिफिकेशन कहाँ जाएगा, आपके पास जाएगा। चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लियो, ठीक है। थैंक यू।